Okay, ji. Assalamu alaikum. Walaikum assalam and assalamu alaikum everyone. Sit Thank you so much for having us today and being available here. आप लोग अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाल के आए हैं. मैं ज़्यादा public speak नहीं करता, but because of my good friend Ehsan Bari, he really forced me to come and I think it's working or what? Is it breaking? Yeah, I think Jammers, yeah. But thanks to Ehsan Bari, Arts Council, Ahmed Shah Saab and a lot of my other friends work here. So we're gonna begin. Next slide please. मेरा नाम है अनस आलम. मैं एक अदद रिकॉर्ड प्रोड्यूसर हूँ, बेस प्लेयर हूँ और एक स्टूडियो चलाता हूँ A4 Alif के नाम से. माय पार्टनर उमैर डार वाज जस्ट हियर इन द लास्ट टॉक. और a lot of the business development and things that happen, you know, copyright से लेके हर चीज़, A&R आर्टिस्ट का रेपर्टोर देखना और म्यूज़िक डिस्ट्रीब्यूशन से लेके सब कुछ. तो इतनी सारी हैट्स पहनी हुई हैं कि मुझे खुद याद नहीं रहता कभी कभी कि कितनी चीज़ें. बट उन सब चीज़ों से पहले आई एम अ म्यूज़िक लिसनर एंड आई लव म्यूज़िक एंड बिकॉज ऑफ दैट पैशन आई वॉज एबल टू काइंड ऑफ get into this, you know, on a very broader level. और आज से 10 साल पहले मैं एक बेस प्लेयर था, सेशन बेस प्लेयर, और मैंने अपने करियर में आतिफ असलम और मल्टीपल और लोगों के साथ, अली अज़मत, मिकाल हसन बैंड एंड फरीद यास्कवाल, कोमल रिजवी, there's so many people that I sometimes forget, and also Essence band, Sounds of Kolachi. We've been lucky to play together once or twice. उन सब चीज़ों से पहले I just have immense love for music, and thank God I grew up in a family where music को तरजीह दी जाती थी और तमीज़ से सुनने का एक एहतराम होता था. और क्लासिकल म्यूज़िक, जैज़, गोरा म्यूज़िक, हर तरह का म्यूज़िक घर में अवेलेबल होता था. तो अम्मी अब्बू were always listening to decent music and on decent systems. So as a child, I kind of like got into it. फिर कुछ टाइम तक जब मैं सेशंस बजाता रहा तो उसके बाद आई रियलाइज्ड कि यार व्हाट इज इससे आगे क्या है. व्हेन आई यूज्ड टू प्ले विद आतिफ ऑन दैट स्टेज फॉर 2.5 years, मैं उसके बाद सोचता था स्टेज पे टुवर्ड्स द एंड, शुरू में तो बड़ा मजा आता था क्योंकि 80,000 लाख लोग हर किसी के शो पे नहीं आ रहे होते, यू नो. तो आतिफ इज वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्स एंड आई एम लकी टू बेसिकली बी इन हिज बैंड फॉर अ वेरी गुड टाइम. बट मैं वहाँ सोचता था कि यार मैं इसके बाद क्या करूँगा, यू नो, आई एम गेटिंग बोर्ड विद दिस, इससे आगे क्या है ज़िंदगी में. तो देन आई मेट उमैर एट लाहौर म्यूज़िक मीट, जहाँ पे मैं एक बेस की वर्कशॉप कर रहा था. और उमैर एंड आई ब्रीफली मेट एंड देन ही टोल्ड मी अबाउट A4 Alif's idea. So 2017-18 में when he was setting up the place, I went there to make an album. और उस एल्बम के सिलसिले से सारी चीज़ें शुरू हुई. So I'm gonna take you guys through the journey and kind of demystifying the whole idea of कि गाना शुरू कहाँ से होता है और पब्लिक रिलीज तक कहाँ से पहुँचते हैं. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आई थिंक आइडिया, और वो चीज़ आने से पहले भी है कि इंसान के पास टेस्ट होना चाहिए म्यूज़िक सुनने का. हर तरह के म्यूज़िक की समझ होनी चाहिए. और अगर आपने कोई फॉर इंस्टेंस ज़्यादा गाने नहीं सुने या हर तरह का म्यूज़िक नहीं सुना है तो आप क्या ही बना लेंगे, जो आपने सुना है वही आप बना लेंगे. तो सबसे पहली चीज़ तो है टेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड देन हार्ड प्रैक्टिस, यू नो, कि आपका जो क्राफ्ट है या जो भी चीज़ आप कर रहे हैं उसके अंदर आपकी महारत हो, कि आप अगर किसी के सामने परफॉर्म करें तो वो उससे मुतासिर हो. तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आइडिया आने से पहले, कि आपका अपना काम काफ़ी बेहतर होना चाहिए. उसके बाद जब आप आइडिया बना रहे हैं तो उसके अंदर सम पीपल हैव डिफरेंट वे ऑफ वर्किंग, कुछ लोगों का डिफरेंट एक तरीका होता है, कुछ लोगों के एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं कि वो उसके ऊपर कुछ गाना लिखना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग किसी एक रिफ से इंस्पायर होते हैं, कुछ लोग एक क्लाइंट ब्रीफ से भी इंस्पायर होते हैं समटाइम्स, हम जैसे लोग जिनको हर तरह का काम करना होता है. और वर्किंग विद डिफरेंट आर्टिस्ट एज वेल, बिकॉज सम पीपल माइट जस्ट कम इन एंड हैव अ मेलोडी और सम लिरिक, यू नो, दैट माइट इंस्पायर मी एज अ कंपोजर और अरेंजर, किसी भी कैपेसिटी में जहाँ भी मैं काम कर रहा हूँ. तो finding the idea is essentially one of the most crucial things, and also understanding if the idea is even worth working on, you know, because music is, at the end of the day, is a serious thing and people should take it seriously. तो उस चीज़ के हिसाब से आपको initially अपने idea का भी पता होना चाहिए कि आप
कितने पानी में आप, अगर आपके पास कोई फॉर इंस्टेंस कोई सीनियर्स की आपके पास एक्सेस है तो उनसे आप मशवरा ज़रूर लें, बट डिफरेंट तरीक़ों से आप बना रहे होते हैं। और नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं ताकि हम थोड़ा प्रोसेस पे और बात करें। तो प्री प्रोडक्शन एक हमारा, उसके बाद एक सेटअप होता है। वंस हमें लगता है कि यार ओके ये कुछ गाना इस पे बन सकता है या कोई लिरिक है या कोई चीज़ है जिसके ऊपर और काम हो सकता है। सो प्री प्रोडक्शन के अंदर हम मोस्टली सॉन्ग राइटिंग, डेमो मेकिंग और कोलैबोरेटर्स को चूज़ करना, कौन से स्टूडियो में हमने काम करना है, इसका साउंड किस नौइयत का है एंड इसको कौन सी डायरेक्शन में हमने लेके जाना है, वो चीज़ें हम देख रहे होते हैं। साथ में बहुत सारे और न्यू टूल्स हैव इमर्ज्ड इन द लास्ट फ्यू इयर्स, जिसके अंदर कभी कभी वॉइस नोट्स भी आ रहे होते हैं कि यार ये मैंने कोई डेमो बनाया है, प्लीज़ ये सुन ले। कभी किसी जैम सेशन की रिकॉर्डिंग है, और काफ़ी सारे लोग अब डिजिटल ऑडियो वर्क स्टेशंस पे अपना काम करना शुरू करते हैं, जो कि सॉफ्टवेयर होता है जिस पे आप रिकॉर्डिंग करते हैं, उस पर वो डेमोज वगैरह अपने बनाना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह आपने कुछ शुरुआत लेनी होती है अपने काम की, जिसके अंदर आप अपने डेमोज और वो चीज़ें, भले वो क्लासिकल कॉम्पोजिशन है या जिस भी तरह की, आप एक लेड आउट करें ताकि आप वो लेटर और लोगों के साथ शेयर कर सकें जिन्होंने उस पर काम करना है, मे बी प्रोड्यूसर्स, इंजीनियर्स, सो दैट वो भी एक चीज़ सोच सकें। और आइडिया डेमो में जाते वक्त कुछ चीज़ें जो हैं काफ़ी एसेंशियल होती हैं, जिसके अंदर आपकी कुछ ऐसी चीज़ें जैसे कि आपकी मेलोडी हो गई, या फॉर इंस्टेंस कोई आपके पास रिफ है, या कोई आपके पास कोई कॉर्ड्स हैं, या कोई एक रफ एक बीट है जिसके ऊपर आपने कोई रैप लिखा हुआ है या समथिंग और दी अदर। तो वो सारी चीज़ें जब आप फिगर आउट कर लेते हैं एंड यू सिट विद अ प्रोडक्शन पर्सन, मे बी एन असिस्टेंट प्रोड्यूसर और समबडी हु इज गोना ले आउट द डेमो ट्रैक फॉर यू। तो ये सारी चीज़ें आपको एसेंशियली जाके एक डेमो शेप में बनानी होती है ताकि आप और लोग जिन्होंने आपके साथ काम करना है आप उनके साथ शेयर कर सकें एज एन आइडिया, एंड ऑल्सो टू काइंड ऑफ सी कि यार इसकी वाइब क्या है और इसके ऊपर कौन बंदा सही बजा सकता है या कौन बंदा इस पर सही काम कर सकता है। नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे। Once we have a demo, we have at A4Aleph we're alhamdulillah blessed to have the greatest facility, and हम लोगों का काफ़ी एक्सटेंसिव किस्म का एक सेशन लेआउट्स होते हैं। उसके अंदर एक डिफरेंट इंजीनियर जो है वो माइक्स लगाता है, प्रोड्यूसर जो है वो सेशन लेआउट बनाता है, और पूरे उसके वर्कफ्लोज बनते हैं। उसके बाद उसमें डिपेंड करता है कि किस किस्म की रिकॉर्डिंग है, ये क्लासिकल रिकॉर्डिंग है, लाइन है या डिजिटल है। तो डिजिटल आजकल काफ़ी सारे लोग जैसे डॉ पे ही बैठ के कीबोर्ड से ही ड्रम बीट भी बना लेते हैं, कॉर्ड्स भी बजा लेते हैं, गिटार भी बजा लेते हैं। बट हम लोगों के लिए ज़्यादातर, बिकॉज मैं और उमैर दोनों we're more into like the organic kind of sound, and we pursue real music which is played by real musicians. तो हम लोग के थोड़ा सा different होता है process comparatively to somebody who has like a 2-channel interface और एक mic और keyboard के साथ कोई अगर कर रहा है। तो उसमें कुछ चीज़ें होती हैं जो कि essentials होते हैं आपके स्टूडियो के अंदर, that you have to kind of select and make choices according to that, जिसमें आपका एक साउंड बोर्ड होगा, आपके ड्रम्स एंड परकशंस होंगे, इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, आउटबोर्ड गियर होगा, कीबोर्ड सिंथेसाइजर्स, माइक्स, एम्पलीफायर्स, इट डिपेंड्स ऑन किस किस्म की साउंड आप रिकॉर्ड करें। अगर रॉक है तो उसके लिए एक पर्टिकुलर एम्पलीफायर है, ब्लूज या जैज म्यूजिक है या कोई फोक म्यूजिक है तो उसके लिए अलग एम्पलीफायर्स हैं। तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स विच गो इनटू द प्री प्रोडक्शन, यू विल डिसाइड कि आपने कौन सा गेयर यूज़ करना है, कौन सा माइक यूज़ करना है। हर माइक की टोनल कैरेक्टर डिफरेंट है, हर प्री एम्प का आउटबोर्ड का टोनल कैरेक्टर डिफरेंट है। सो यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड एंड वर्क विद पीपल हु रियली अंडरस्टैंड दिस on a level where they can make choices for you, and they know कि किस किस्म का आपका म्यूजिक है। और ये हमारा सा थोड़ा सा प्रोडक्शन प्रोसेस होता है। नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे। On the screen, as you can see, ये काफ़ी कीड़े मकोड़े भगाए हुए हैं हमने on this session layout, but this is how we are setting up a session at our studio, जिसके अंदर because we have so many channels, we have to decide कि drums पे कितने mics लग रहे हैं, उनका placement क्या होगा, live room के अंदर किस तरीके से चीज़ें लगी होंगी, और कि musicians कहाँ बैठे होंगे, उनको क्या कुछ requirement है, उनकी मॉनिटरिंग कहाँ से आ रही होगी। सो दिस इज़ अ रफ काइंड ऑफ अ लेआउट,
And if I write this or Umair write this, there is a complete different person who then Yeah. setting up the session. Okay. So we don't know until much later when we're doing the line check कि यार session setup हो गया है, and then you know we have to go and then measure the mics accordingly and kind of place them ताकि phasing ना हो रही हो and some you know technical चीजें जो recording के अंदर आती हैं. Next slide पे जाएंगे. Next slide. तो जैसे मैंने आपसे बात की डेमो से एक ट्रैकिंग सेशन में जाने के लिए, Yep. तो इस पॉइंट पे आप स्टूडियो में आ गए हैं अब हो गया. एंड आप अपने म्यूजिक को फाइनली या तो डेमो की बेसिस पे या किसी बेसिस पे आप उसको रिकॉर्ड करने लगे हैं बिल्कुल. कि आपने म्यूजिशियंस को अपना डेमो दे दिया, उन्होंने आपकी अरेंजमेंट याद कर ली. मे बी अ लॉट ऑफ द टाइम्स व्हाट हैपेंस व्हेन आई एम मेकिंग अ रिकॉर्ड, आई डोंट मेक एनी डेमोज बिकॉज आई फील लाइक कि वो मेरे प्रोसेस के साथ थोड़ा तंग करता है, बिकॉज आई लाइक टू कीप थिंग्स फ्रेश. So I just go into the studio directly without having any idea of what the song is, and I'd like to arrange it and compose it then and there, Like just with a thematic idea or just with a lyric maybe or like a melody. You know, the artist has a Just with a melody. building block, yeah, maybe. just with a melody, I can just go in the studio and that's enough for me to write music on it. Okay. And then I also want to keep this activity a little fun. You know, rather than कि मैं बस एक clinic की एक बैठ जाऊँ, नहीं यार ये trend है और ये मैंने EDM बनाना है या कुछ करना है. So it's alhamdulillah we're again blessed at A for Aleph that we are able to do this kind of a thing. काफ़ी सारे रिकॉर्डिंग स्टूडियोज का अपना बिल देने के लिए उनको करना पड़ता है हाँ. हर तरह का काम. बट with that I would just like to show you guys a demo recording that I've brought with me of a song. Please. और फिर उसका एक ट्रैकिंग सेशन जो हमने स्टूडियो में किया, so you get to get an idea कि किस तरीके से साउंड डिफरेंट हो रही होती है उन चीज़ों में. सॉरी मेरा कंप्यूटर वहाँ है तो. ठीक है. Okay. So here's a digital audio workstation DAW. इसके ऊपर हम रिकॉर्डिंग्स कर रहे होते हैं और इस वाले सॉफ्टवेयर का नाम है Logic Pro. And whoever is trying to get into recording, I'd strongly suggest कि get on Logic Pro, especially if you make live music. तो ये एक मेरा आर्टिस्ट है जिसके साथ मैंने एक रिकॉर्ड बनाया है, it's called Mahal. He's from Chitral and he sings in Chitrali, their own language. And let's do it. This is the very first take of this song that we ever did. وجهك بدك تخيلا ما يدها بابك جبرا وجهك بدك تخيلا ما يدها بابك جبرا بركي رمتنا تشت المنو تمشكي نلغا قلاب شكرا. So as you heard, इसके अंदर सिर्फ 3 इंस्ट्रूमेंट्स हैं. एक इलेक्ट्रिक बेस गिटार है, एक इसमें चित्राली सितारे और एक ड्रमर है. Because the band was only 3 people, so I had to do a lot of the guitar work and other instrumentation on this. तो Everybody was playing. like एक साथ बजा रहे हैं ये लोग सारे. हाँ, अभी हम लोग all 3 of us are playing together. Okay. Just to get an idea together. And actually this wasn't even like decided that this was going to be a demo. Okay. This was just the first time that we played this song together. And it ended up, because we kind of did this and then a lot of people heard it and they were like, yaar ye bada acha hai, isko bana lo. So we were like, okay, Okay. let's start making this. So when from the demo stage, when we go to the studio and we start making a song, then it has to have some sort of a structure. Nice. अभी ये क्योंकि अरेंजमेंट इसमें सिर्फ 3 चीज़ें बज रही हैं तो बड़ी सिंपल सी अरेंजमेंट है. एकदम से गाना शुरू होता है, छोटा सा इंट्रो, वर्स में जाएंगे, कोरस में जाएंगे. सो इसका जो हमारा ट्रैकिंग सेशन था स्टूडियो का, आई एम गोना प्ले यू अ बिट ऑफ दैट सो यू गेट एन आइडिया.
This was like kind of the first step into making a demo and then getting into the studio and recording your thing. तो इस project के ऊपर ज़्यादातर guitars and other things and flute honestly is played by the drummer. And Aziz Qazi Aziz उसने Qazi किया is था। on the drums. He also played the flute on it because हम तीन ही लोग थे तो हमें कोशिश करनी थी कि हम बस कुछ करके Yeah. तीनों में ही इसको कर सकें. But I'm very happy how it's turned out and काफ़ी अच्छा एक तो preservation project भी है एक तरीके से ये because चित्राली the language that it is in खुवार वो एक dying language है north की तो I just felt like the singer का expression उसमें सही निकल रहा था हालांकि he was more into कि यार मैं उर्दू में लिखना चाहता हूँ गाने लेकिन मैंने उसको कहा यार जहाँ आपका expression सही है उसी में आप इसको basically deliver करो you know because that's more close to you. फिर जब हम ये पूरा सेशन कर लेते हैं रिकॉर्डिंग का उसके बाद हमारे पोस्ट प्रोडक्शन का एक सेटअप शुरू होता है जिसके अंदर एडिटिंग से लेके a lot of the things that you think कि यार गाने में होंगी या नहीं वो सारी चीज़ें आप डिसाइड कर रहे होते हो कि क्या चीज़ मैंने काटनी है क्या चीज़ मैंने रखनी है बिकॉज ट्रैकिंग सेशन में यू माइट एंड अप प्लेइंग सो मेनी डिफरेंट थिंग्स और when you get into the post production then you have to think about कि okay यार ये जिस तरह सुनाई देगा किसी एक लिसनर को तो उसमें ढेर सारी चीज़ें ना हो रही हो तो it has everything has to have its own like kind of you know space एंड वहाँ पे हम आते हैं मिक्सिंग और मास्टरिंग एक हमारे ऑडियो में आप लोगों ने सुना होगा कि यार मिक्सिंग कर रहा हूँ मैं मास्टरिंग कर रहा हूँ तो वो चीज़ें माय गुड फ्रेंड उमैद आवर पार्टनर ही इज़ द गाय हु डूइंग मोस्ट ऑफ द मिक्सिंग एंड मास्टरिंग एट A for Alif and I give him very like अच्छे मेरे कंसोलिडेट नहीं हुए होते प्रोजेक्ट सॉरी उमर लेकिन बट यू नो उमर इज़ वेरी जनरस विद hearing the kind of brief from the client कि उसको क्या चाहिए and then you know kind of going through it. So mixing और mastering दो चीज़ें हैं ये इसका फ़र्क ज़्यादा लोगों को पता नहीं होता क्योंकि हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में एक अनफॉर्चुनेटली मसला है कि एक आदमी हर ही चीज़ कर रहा है मतलब उसने ही गिटार भी बजाना है तो उसने मिक्स भी करना है उसने ही मास्टरिंग करनी है तो उसने सब करना है तो हम लोग कोशिश करते हैं अलिफ पे कि हर इंसान जिसकी एक काम में मास्टरी है वो वही काम करे और ताकि एक डिवीजन ऑफ लेबर भी रहे एक आदमी ज़्यादा बर्न आउट ना हो और प्लस के जो चीज़ है उस पर और लोगों के आइडियाज़ भी ऐड होते जाए ताकि इट्स फ्रेश फॉर अदर पीपल एज वेल तो मिक्सिंग जो है वो होता क्या है कि व्हेन यू रिकॉर्ड समथिंग उसके अंदर कोई 24 25 30 50 यू नो गोइंग अप टू 100-200 ट्रैक्स होते हैं तो इन ऑर्डर टू मेक एवरीथिंग बिकॉज अभी जो लास्ट मैंने रिकॉर्डिंग चलाई इसमें वोकल्स कहीं और चल रहे हैं 4 ट्रैक वोकल्स के चल रहे हैं ड्रम्स बहुत पीछे हैं तो एवरीथिंग नीड्स टू सिट टुगेदर इन द मिक्स कि यार ये सुनाई कैसा देना चाहिए कि इसमें कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा लाउड होगी कौन सी चीज़ इसमें नीचे होगी कौन सा पार्ट मैंने इसमें से काटना है you know there's a lot of extra flute was being played in the last recording जो मैं अभी आपको मिक्स सेशन और मास्टरिंग दिखाऊंगा उसके अंदर वो सब चीज़ें काफ़ी सारी कटी हुई हैं एंड इट साउंड्स मोर लाइक द फाइनल थिंग तो मिक्सिंग में बेसिकली एक सिंपल इसका तरीका ये है मेकिंग एवरीथिंग इन अ प्रोजेक्ट सिट टुगेदर नाइसली कि वो स्पीकर से जब बाहर आ रहा हो तो कोई चीज़ वहाँ पे ओवर पावर ना कर रही हो आपकी ऑडियो सिग्नल को कि सुनने में आपको दिक्कत हो रही हो तो एवरीथिंग शुड बी बैलेंस्ड एंड कोई भी इंसान उसको सुन सके और हर चीज़ की आवाज़ भी आ रही हो यू नो अकॉर्डिंग टू हाउ मच यू वांटेड तो मैं एक और चीज़ इसमें ये भी है कि वर्किंग विद डिफरेंट मिक्स इंजीनियर्स depending on the kind of music you are working on SN you obviously have been a victim and like obviously आप इसके काफ़ी आपका एक्सपीरियंस भी है इस काम में आपने अपने भी रिकॉर्ड्स बनाए तो आपको मालूम है कि ये बात कितनी इंपॉर्टेंट है कि वर्किंग विद द राइट मिक्स इंजीनियर इज एवरीथिंग फॉर योर म्यूजिक बिकॉज मे बी आपने ट्रैकिंग में बड़ा अच्छा म्यूजिक बजा लिया और मिक्स इंजीनियर को आप दोगे और वो कुछ और ही हो रहा है यू नो बिकॉज वो उसको वहां से देख ही नहीं रहा जिस तरह आप उसको सोच रहे हैं ऐसे ही तो ये बहुत ज़रूरी एक चीज़ है कि इंसान उस मिक्स इंजीनियर को उठाए नॉट जस्ट एनी मिक्स इंजीनियर कि यार ये मिक्स कर सकता है तो उसको ले लो बट उस मिक्स इंजीनियर को लें जो आपके म्यूजिक की डीएनए में थोड़ा घुसा हो यू नो जिसको पता हो या आपका दोस्त हो या आपके साथ उसी तरह की उसकी लिसनिंग हो एंड ही अंडरस्टैंड्स कि आप किस तरह का म्यूजिक सुनते हैं विदाउट फर्दर डू लेट मी जस्ट give you a comparison between a mix and mastering track and also आपको ये भी दिखाऊंगा कि wave forms में बड़ा difference होता है mixing की तो मैंने बात की but mastering is another thing which is essential to the recording process
मास्टरिंग में बेसिकली होता क्या है कि मिक्सिंग में तो एक बंदा सारी चीज़ें एक जगह पे सेट कर लेता है, ऑडियो लेवल सही हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद जब आप इसको मास्टर पे भेजते हैं तो मास्टरिंग इंजीनियर क्या करता है कि वो हर चीज़ को एक लेवल पे लेके आता है ताकि हर एक स्पीकर में से, फ़ोन में से, आपकी कोई भी लिसनिंग डिवाइस है उसके अंदर से आपको एक इक्वल और सही तरह आवाज़ आ रही है। तो मास्टरिंग इंजीनियर विल ब्रिंग इट टू द लेवल ऑफ द लाउडनेस दैट इज रिक्वायर्ड बाय स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स आज की दुनिया में, और रिक्वायर्ड ऑन अ CD फॉर्मेट और अ वाइनल। हर चीज़ की मास्टरिंग अलग होती है, तो वाइनल का अलग होता है लाउडनेस लेवल, एक डिजिटल ऑडियो का लाउडनेस लेवल अलग होगा। तो मास्टरिंग इंजीनियर का काम ये होता है कि किसी भी स्पीकर के थ्रू, इफ इट्स कमिंग थ्रू, इट शुड साउंड बैलेंस्ड। तो उसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ वेव फॉर्म के डिफरेंसेस भी, जो कि विल गिव यू एन आइडिया, एंड अकॉर्डिंग टू द लाउडनेस भी आप समझ पाएंगे कि तो as you can see this highlighted kind of the track that I have, ये हमारा मिक्स सेशन है। तो सेम थिंग आई एम गोना प्ले दिस ताकि आपको एक आइडिया हो कंपैरेटिवली ट्रैकिंग में और इसमें कितना डिफरेंस है। As you guys would be able to listen, काफ़ी फ़र्क है दोनों चीज़ों में। मिक्स सेशन काफ़ी फाइनल एक जगह पे आपको दिख रहा है। अब इसके बाद जो ये लेयर आप देख रहे हैं जिसके अंदर काफ़ी लाउड हैं चीज़ें, ऑलरेडी आप वेव फॉर्म देख के ही बता सकते हो कि यार ये इसमें काफ़ी ज़्यादा लाउड हैं चीज़ें। तो दिस इज़ बेसिकली द मास्टर फॉर दिस सॉन्ग, which was this file, the mix file, went to a mastering engineer, a very good friend of ours, Norman Nietzsche, who also does a lot of other jazz kind of stuff. इस एल्बम की नौयत थोड़ी सी फोक और ब्लूज और ऑर्गेनिक म्यूजिक थी, सो वी डिसाइडेड टू गो विद दैट। तो ये मास्टर्ड एक आपको सुनाता हूँ। द लेवल्स आर सेट ऑन द सेम लेवल जहाँ पे ये था, पहले ये सुनाता हूँ। Okay. Omer, you should do that. Omer, you should do that. आ जाओ. My partner is here to help me out. मैं वैसे डॉ वाला नहीं हूँ बंदा, मैं ऑफिस वाला बंदा हूँ. लेकिन he is also my teacher, so he's going to show you something that he says कि even जब level balance होता है, सिर्फ loudness ही एक चीज़ नहीं है मास्टरिंग के अंदर, but मास्टरिंग के अंदर और भी काफ़ी चीज़ें फाइन हो रही होती हैं। तो आपकी जो हार्श फ्रीक्वेंसीज होती हैं उसको भी मास्टरिंग इंजीनियर काट रहा होता है ताकि हर स्पीकर में से एक सही आवाज़ आ रही है। सो Umair is just gonna give us a quick A-B with the level balanced of both the files, but you will be able to hear the difference of a mix and a master. म्यूजिशियंस जो यहाँ पर ख़ास तौर पे हैं वो इसको ख़ास तौर पे देखें कि क्या है, ये बड़ा ही एक ज़रूरी, मतलब आप में से वो लोग ख़ास तौर पे जो म्यूज़िक कर रहे होंगे आगे,
उनको अगर इस चीज़ की तमीज़ और एस्थेटिक डेवलप होंगे तो उनका आगे म्यूज़िक करने का फ़ायदा होगा। जो हम कहते हैं ना कि यार ये म्यूज़िशन मैच्योर है, ये म्यूज़िशन पुख्ता म्यूज़िशन है, वो उसी वजह से होता है जो सारी बातें अनस अभी बता रहे हैं कि यू नो इंडस्ट्री में यहाँ पर इस वक्त पाकिस्तान में हज़ारों की तादाद में म्यूज़िक प्रोड्यूसर्स मौजूद हैं। जो म्यूज़िक प्रोड्यूसर्स कहते भी अपने आप को, हैं भी शायद, वो अपने घरों पे होम स्टूडियोज़ में काम करते हैं, बट जिनको हम म्यूज़िक प्रोड्यूसर्स मानते हैं वो इस तरह के लोग हैं जैसे उमैर हैं, ठीक है, और भी पाकिस्तान में हैं 4 5 6 8 लोग, बट वो बहुत आटे में नमक के बराबर हैं बिकॉज वो इस प्रोसेस से गुजरते हैं जो आप देख रहे हैं ना। उमैर अब टेक ओवर करेंगे, वो बताएंगे कि क्या है ये। हाँ सॉरी, थोड़ा सा मैं इसमें एक और डिटेल बताना चाहता हूँ। सो व्हेन यू लिसनिंग टू फॉर एग्जांपल मिक्स और मास्टर में ही सिर्फ अगर फ़र्क हम देखें, सो मिक्स जो है ये let me get this volume up. हाँ, so mixing mastering में one of the main things to be aware of and be wary of कि जो ह्यूमन एयर है उसको नेचुरली लाउडर चीज़ ज़्यादा पसंद आती है। तो जब मिक्स मास्टर होके आता है ऑब्वियसली वो लाउडर होता है, तो फर्स्ट इम्प्रेशन तो यही होता है सबका कि हाँ मज़ा आ रहा है। लेकिन अगर सिर्फ लाउड करने की गेम होती तो मिक्स तो कोई भी मिक्स इंजीनियर जिसको मिक्सिंग में महारत है वो एक लिमिटर या एक वॉल्यूम प्लग इन लगा के लाउड तो कोई भी कर सकता है। लेकिन द की इज़ के लाउड करने में सर्टन फ्रीक्वेंसीज ज़्यादा सामने आती हैं, उससे फिर मसले होते हैं, कानों में चुभती हैं या बूमीनेस होती है, लो एंड ज़्यादा हो जाता है तो उससे क्लैरिटी ख़त्म हो जाती है। सो मैं थोड़ा सा जो मास्टर है उसको कम वॉल्यूम पे सुनाऊंगा ताकि आपको मिक्स के वॉल्यूम पे सुनाई दे और फिर उसमें आप देखें कि फ़र्क पेश आ रहा है कि नहीं। तो दिस इज़ द मिक्स। और इसका अगर मैं लेवल देखूँ यहाँ लिखा हुआ है -6 -7 पे आ रहा है। तो मास्टर क्योंकि 0 पे जा रहा है तो मैंने उसको -7.6 कर दिया है, ठीक है, कि भाई हमें मोरलेस लेवल आया। अब ये देखें, ये मास्टर -7 मैंने किया है, -7.6। और ये मिक्स है, मैच द वॉल्यूम बट यू कैन स्टिल हियर द डिफरेंस। सो मास्टर में आप गौर करें कि इट्स मोर फिल्ड आउट एंड फ्रीक्वेंसीज are more glued together. Yeah. So ये makes sense. So even though मैंने volume knob 7 dB कम कर दिया है, master still sounds better. Yeah. So actually ये है महारत mastering की कि आपको उसी level पे details समझ आए। Thank you so much, Umair, for that. Super insightful, and thank you for the hands-on review on this. Let me just quickly conclude the session. मुझे अभी 5 मिनट का सिग्नल आ गया, तो we're gonna look into our next slide, which is obviously आपने mixing mastering करवा ली। अब visual और artwork कितनी important चीज़ है आपके लिए, because the digital music release के साथ अगर आपके पास वीडियो बनाने के for instance means नहीं है, जो कि ज़्यादातर independent artist का आजकल मसला होता है, अगर मीन्स नहीं है तो you definitely need a compelling artwork that goes with your music. So as you can see on the screen, there's a couple of examples from some of the artists that we've worked with and some of the artworks that we've managed to make. तो हर एक artwork की एक story है, उसके पीछे भी एक concept है, and the artist is then kind of briefed upon के क्या vision है music का, or maybe they want the audio files, they want to listen to it and then decide कि इसकी क्या हमने feel रखनी है and everything. So it could be a photograph, it could be like a visual, kind of a digital art, or it could be like anything. But a compelling artwork goes hand in hand with a good release, and it's super important for anyone who's looking into, like making new music and like trying to make a career in the music industry. उसके अलावा कुछ visuals में photographs of the artist are super important. Making reels and BTS content when you're recording your music is super essential, because आजकल digital music की दुनिया है और सब social media पे लोग
वक्त अपना ज़्यादा गुजारते हैं, तो आई थिंक दैट एलिमेंट आर्टिस्ट को खुद थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए ऑफ यू नो लाइक ट्राइंग टू कैप्चर एज मच एज दे कैन फ्रम देयर आई कि वो एक्सपीरियंस क्या है ऑफ बीइंग इन अ स्टूडियो, एंड देन you know so on and so forth, music videos, visualizers, lyric videos, also interviews by various collaborators could be a great like kind of a thing for you to you know drum up some business later on when the release is out. Next slide पे please जा सकते हैं. Hello, check. Yeah. Next thing is distribution and release strategy, which is in today's day and age is super important if you're an independent kind of music artist. So selecting your distributor is one of the key things कि किसके साथ आप काम कर रहे हैं, and working with labels sometimes हमारे मुल्क में because सारी चीज़ें अभी नहीं हैं और यहाँ पे copyright और चीज़ों के बारे में लोगों को नहीं पता होता, तो बेहतर यही है कि लोग लेबल्स के साथ काम करें who can guide you in the right way कि यार कब गाना आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितना टाइम आपको चाहिए, इसकी रिलीज स्ट्रैटेजी कैसे बनेगी. फिर वेरियस स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके अंदर टाइडल है, एप्पल म्यूजिक है, यू नो सो मेनी डिफरेंट थिंग्स. तो उसमें आपको रिलीज डेट्स अपनी चूज करनी है, पिचिंग फॉर एडिटोरियल प्लेलिस्ट विच इज़ अ सुपर हेल्पफुल वे ऑफ गेटिंग मोर ट्रैक्शन ऑन योर म्यूजिक नाउ थ्रू स्पॉटिफाई. कि जब आप कोई म्यूजिक रिलीज लगाते हैं, फॉर इंस्टेंस 1 महीने के बाद अगर मैं एक गाना रिलीज करने लगूं, तो स्पॉटिफाई एंड ऑल ऑफ दीज डिफरेंट स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हैव अ बैक स्टेज जिसके थ्रू मैं वो गाना पिच कर सकता हूं वेयर आई फील कि दिस सॉन्ग फिट्स राइट. लाइक फॉर इंस्टेंस अगर यहाँ पे लोग स्पॉटिफाई, कितने लोग यूज करते हैं यहाँ पे स्पॉटिफाई? प्लीज रेज योर हैंड्स. A lot of people. ओके, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट. और उसके अलावा कोई स्ट्रीमिंग सर्विसेज आप लोग यूज करते हैं स्पॉटिफाई के अलावा? साउंड क्लाउड. यूट्यूब वाले कितने हैं यूट्यूब पे जो म्यूजिक सुनते हैं? वेरी कूल. सो यूट्यूब अनफॉर्चुनेटली जस्ट रिलीज्ड देयर म्यूजिक एप्लीकेशन एज वेल इन पाकिस्तान, which obviously does not have the editorial playlist option, but Spotify being the first one in Pakistan who actually released this, और उनकी कुछ playlist हैं जिसके ऊपर कुछ 100,000 followers हैं, 200,000. So that's a good way of getting a push, and you know having your artist profiles ready and figured out is super essential in that regard. Next पे जाएंगे. Marketing and promotion. Marketing and promotion. We at Alif have a very strong, you know, like rule that we're never gonna put money on our ads. Because एक तो we are not shameless, you know, वो थोड़ी सी हमारे अंदर वो एक integrity वाली चीज़ भी है. तो हम कोशिश करते हैं कि ऑर्गेनिक तरीके से अपना म्यूजिक डालें यार. सीधी बात है. दूसरी लाइक we're not a label and a studio which is run by you know other like kind of factors, कोई external हमारे पास fundings नहीं होती. तो we try and do our things organically, but there's multiple ways of doing it. Paid promotion भी आप कर सकते हैं अपने म्यूजिक की. So you should have a better idea of this. Now Instagram and all of these places have very simple ways of you know marketing your thing, a video, a reel or something, and वो आपकी stories पे आ जाती है and everything. So depending on like what kind of budgets you're working with, you know you can decide according to that कि आपको paid promotion पे जाना है या organic पे. Then you should definitely have a social media strategy जिसके ऊपर आप देखेंगे कि आपने किस तरीके से इसको promote करना है. Getting in touch with curators and radio channels is essential. Making EPKs, which are actually which is a short abbreviation for electronic press kits, which basically gives the, because आजकल digital music की दुनिया है तो ज़्यादातर physical कुछ आ नहीं रहा था, एक फाइल का लिंक आता है and that's your song. तो उस पे ना क्रेडिट सही तरह लिखे होते हैं, ना कोलैबोरेटर का नाम होता है. इवन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स जो है अभी तक सही तरह इस चीज़ को नहीं केटर कर रहे कि वो हर एक बंदे का क्रेडिट वहाँ पे हो. ठीक है. तो EPKs के थ्रू ये होता है कि when you get in touch with radios and radio jockeys and other people, TV people, they have a good idea of कि ये music किस बारे में है और किसने इस पे काम किया and everything. And collaborations and community building, obviously one of the most important things. Once you make music, you know you have to reach out to your friends and tell them यार ये सुनो, and also like people who may be interested in it. And last but not the least, live shows. Get out there and play your music. You know this is super essential because हमारे यहाँ लोग अब Spotify के ऊपर numbers देख के judge कर रहे होते हैं कि artist का क्या scene है. But mainly the music has been a live experience. You know, तो
ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आई थिंक ऑल अप एंड कमिंग आर्टिस्ट और whoever is in here and want to make a career in music, अपना म्यूजिक जब एक एल्बम निकालें या 2 एल्बम निकालें, get out there, find a band and play it with them, because the live experience and the connection that you will make with the audience, that's only going to multiply. it's most you know. important. Next slide पे जाएंगे. I'm gonna wrap up this talk. Thank you so much, Ehsan Bari. Sorry, I was just running through stuff quickly क्योंकि signals आ रहे हैं हर तरफ से. If we have any questions, please feel free to jump on them right now. अस्सलाम वालेकुम. फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बहुत अच्छा लगा, आपने अच्छा सा बताया हमें. मेरा एक सवाल है कि अगर कोई यंग आर्टिस्ट है, उसको म्यूज़िक प्रोड्यूस करने का शौक़ है, प्रोड्यूस करना है, बट ही डजंट नो वेयर टू कनेक्ट विद, लाइक क्यूरेटर्स वगैरह के बारे में. अब जाहिर सी बात है मुझे नहीं पता था जब तक मैंने ज्वाइन नहीं किया. अब हम किस तरह कनेक्ट कर सकें, मतलब कोई भी आपका, जैसे आई लव टू सिंग, लेकिन अब आगे क्या करना है, वी वांट टू बिकम प्रोफेशनल्स बट वी डोंट नो व्हाट टू डू. सो कैन यू एक्सप्लेन समथिंग, आप कुछ बता सकें कि यंग आर्टिस्ट ऐसा क्या करे कि वो एज अ स्पॉटलाइट में आ जाए. अच्छा सवाल है ये. हम A for Alif पे we are strongly about putting people, you know, in the right places and helping them. You know, हमारे पास काफ़ी सारे ऐसे भी लोग आते हैं एक साल में जिनका म्यूज़िक हम नहीं बनाते, you know, but उनको मशवरा ज़रूर देते हैं. तो we're always open, you know, our details are right here. Get in touch with us. We'll guide you exactly what kind of producer तुम्हारा किस किस्म का म्यूज़िक है, you know, और क्या steps तुमने next लेने. You can also work with our label. If you want an independent platform, we also facilitate a white label solution, which is you don't work with a label, but you are an independent distributor. तो आपके पास अपना ही platform है and you can check your royalties and everything. तो label की help उसमें ज़्यादा नहीं हो रही होती, but artist खुद ही उन चीज़ों को देख सकता है. But I think the great way of, obviously अभी थोड़ी देर पहले AI का वो चल रहा था, एक तो online research is a great thing that everyone, you know, should get their hands dirty in and find out कि भाई तरीका क्या है basic. And then पाकिस्तान में जो भी सिलसिला है उसके हिसाब से get in touch with A for Alif, me और उमेर, we're always there. तो please feel free to. अस्सलाम वालेकुम सर. मेरा एक सवाल है कि एक नया शायर है, उसको कंपोजिशन नहीं आती, तो कंपोजिशन के हिसाब से वो कैसे कंपोज करना चाह रहा है या क्या करना चाहिए नए शायर को, जैसे हम सीखते हैं करते हैं उसके हवाले से. असल में जैसे मैंने बीच में बताया कि हर इंसान का अपना काम है, कंपोज़र भी एक काम है. एहसन बारी इज़ अ माहिर एक कंपोज़र है और अरेंजर है, मेरे सामने बैठा है, मेरा उस्ताद भी है ये और मेंटोर भी है. और एहसन बारी बताएगा इसके बारे में. आई थिंक शायरी जो गाने के लिए आप लिखते हैं ना, जो शायरी है, शायरी एक बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ है. गाना के ऊपर जो अल्फाज आप लिखते हैं वो शायरी नहीं है, असल में वो एक मुख्तलिफ काम है. उसको सॉन्ग राइटिंग कहते हैं हम, ठीक है. लिरिक्स राइटिंग, लिरिक्स कहते हैं उसको हम, ठीक है. और वो एक बिल्कुल कैफियत मुख्तलिफ है, क्योंकि अब आप लफ्ज़ों को सुरों में ढाल रहे हैं. ये एक बिल्कुल मुख्तलिफ कैफियत है. मिसाल के तौर पे फैज़ अहमद फैज़ शायर थे और गुलजार साहब जो हैं वो गाने लिखते हैं. वो उनको मैं शायर नहीं कहूँगा, उनको मैं लिरिसिस्ट कहूँगा. जावेद अख्तर साहब दोनों तरफ जाते हैं कभी कभार, ठीक है. अनवर मकसूद साहब भी वो शायर नहीं है लेकिन वो एक बहुत अच्छे लिरिसिस्ट हैं, उन्होंने स्ट्रिंग्स के गाने काफ़ी सारे लिखे हैं. ये बिल्कुल मुख्तलिफ. कतील शफाई साहब थे, वो शायर भी थे लेकिन वो लिरिसिस्ट के तौर पे ज़्यादा वो सामने आए. जब आप गाना लिख रहे होते हैं तो उसमें बहुत सारी मुख्तलिफ चीज़ें आ जाती हैं. उसके लिए चीज़ें ज़रूरी है कि मैं लिरिक्स राइटिंग भी करता हूँ और मैं कंपोज भी करता हूँ. तो मैंने उसके लिए क्या किया था, मैंने उसके लिए लिरिक्स राइटर्स को सुनना शुरू कर दिया. मैंने गुलजार साहब के सारे गाने सुने, जावेद अख्तर के 30, 40, 50 गाने सुने, कतील शफाई साहब के गाने सुने वगैरह वगैरह, कि वो लिखते कैसे हैं, कैफियत क्या है. फिर मैंने वेस्टर्न म्यूज़िक भी सारा सुना कि भाई बॉब डिलन क्या गाने लिखता था, क्या कैफियत थी, बीटल्स वालों ने क्या गाने लिखे, फलाने ने क्या गाने लिखे. तो ये एक रिसर्च का प्रोसेस है जिसमें आपको जाना पड़ेगा. आप जाएंगे, गाने सुनेंगे, फिर आप उसको अपने गाने के लिरिक्स के साथ भी कंपेयर करेंगे कि इसमें कितने पुख्तगी है, थॉट डिलीवर हो रही है, नहीं हो रही, ज़रूरत है गाने को इतने ज़्यादा फ़लसफ़े की नहीं है. हल्का फुल्का गाना है तो हल्के फुल्के अल्फाज आएंगे, कोई गहरी सोच वाला गाना है तो गहरे अल्फाज आएंगे वगैरह वगैरह. तो आप सुनेंगे म्यूज़िक जैसे जैसे आपको.
सर एक जो है गाने तो सब सुनते हैं लेकिन उनको टेम्पो का नहीं मालूम, स्केल का नहीं मालूम। सीखना पड़ेगा। हाँ मैं सीखना एक तो चीज़ ऐड शायरी करना- कंपोज के हिसाब से भी क्या हम सीख सकते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल या सीख ऐसे ही बस दुका लगाते रहते हैं? देखें, जो एहसन ने अभी आपको बताया, ये सीखने का ही उसने मेथड बताया आपको कि आप सुनेंगे तो आपको समझ आएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ शायर हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप शायर ही रहें और आप हमसे कनेक्ट करें, हम आपको एक कंपोजर देंगे एंड वो आपके लिए मेलोडी बनाएगा जिस तरह की आपको चाहिए। क्योंकि देखें, हर एक चीज के लिए एक इंसान मौजूद है काम के लिए, तो एक आदमी सब कुछ नहीं कर सकता। किसी की कुछ मास्टरी है तो किसी की कुछ मास्टरी है। तो कॉम्पोजिशन करने के लिए और लोग हैं, अरेंज करने के लिए और लोग हैं, असिस्टेंट इंजीनियर और है, मिक्स इंजीनियर और है। तो ये पूरी एक लंबी लिस्ट है जिसमें लोग होते हैं। थैंक यू। उसके अलावा कोई सवाल? ओके, वी आर गुड टू रैप दिस थैंक अप। यू अनस, थैंक यू, आपको बहुत शुक्रिया। आप एक मसरूफ आदमी भी हैं और आप बहुत कम जाते हैं कहीं, मुझे बहुत खुशी आप आए। थैंक यू एवरीवन। सर